वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टूर विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटना सार खंड अर्धवार्ष की पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन राष्ट्र को समर्पित। आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में जारी प्रयासों के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 दिसंबर 2020 को भारत के 8वें उत्पादन बेसिन बंगाल बेसिन को राष्ट्र को समर्पित किया। बंगाल बेसिन में 24 परगना जिले के अशोकनगर वन कुएं से तेल उत्पादन शुरू करने के साथ ONGC ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अशोकनगर एक परियोजना भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अग्रिम मुद्रीकरण योजना अर्ली मोनेटाइजेशन प्लान के अंतर्गत एक तेल उत्पादक के रूप में पूर्ण हुई थी। भारत के निर्धारित 8 उत्पादन बेसिन में से ONGC की अब 7 खोजें पूरी हो चुकी हैं और उत्पादन शुरू कर दिया गया है, जो भारत के स्थापित तेल और गैस रिजर्व का 83% है। तो याद रखेंगे 8 उत्पादन बेसिन में से 7 की खोज पूरी हो चुकी है, जो कुल स्थापित तेल और गैस रिजर्व का 83% है। इसको याद रखना है। अशोकनगर एक क्षेत्र से ONGC द्वारा उत्पादित पहले हाइड्रोकार्बन खेप को 5 नवंबर 2020 को IOCL के हल्दिया तेल शोधन कारखाने में परीक्षण किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि परीक्षण कहाँ किया गया था? अशोकनगर वन क्षेत्र से। तो आपको याद होगा हल्दिया तेल शोधन कारखाने में। ठीक है, अगली अपडेट देखते हैं। नई दिल्ली में नए संसद भवन का शिलान्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्ट को ध्यान से सुनेंगे। सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नए संसद भवन का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को किया। तो डेट इंपॉर्टेंट है, साथ में प्रोजेक्ट का नाम याद रखेंगे, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, शिलान्यास हेतु भूमि पूजन शारदा पीठ सिंगरेरी द्वारा शीतला माता मंदिर में संचालित गुरुकुल के आचार्य श्री राघवेंद्र भट्ट ने कराया है। तो श्री राघवेंद्र भट्ट जी का नाम याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा। नए संसद भवन की आधारशिला रखे जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी के रूप में स्वीकार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति AN खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी व न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि नए संसद भवन के निर्माण हेतु फिलहाल केवल आधारशिला रखने का कार्यक्रम ही 10 दिसंबर को संपन्न किया जाएगा। इस परियोजना से संबंधित कोई निर्माण कार्य सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आने तक शुरू नहीं किया जाएगा। निकट भविष्य में संसदीय सीटों के परिसीमन के पश्चात संसद सदस्यों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत अधिक क्षमता वाली संसद के निर्माण की सरकार की योजना है। आप जानते हैं 2026 में संसदीय सीटों का परिसीमन होना है। इस नए त्रिभुजाकार भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मैसर्ज HCC डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्रा लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है तथा इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो वर्तमान में संसद भवन है उसके बारे में। वर्तमान संसद भवन की नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसका निर्माण 6 वर्षों में पूरा हुआ था। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को हुआ था। ये डेट याद रखिएगा, ज़रूर ये किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाएगी, चाहे वो UP RO में पूछी जाए या UP PCS के 21 के प्री में पूछी जाए। इसको याद रखना है। ठीक है, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अगली अपडेट देखते हैं। PSLV C-50 द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा 17 दिसंबर 2020 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-50 द्वारा स्वदेशी संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। याद रखेंगे प्रक्षेपण के बाद संचार उपग्रह को अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित कर दिया गया, जहां से चरणबद्ध तरीके से इसकी कक्षा को बढ़ाकर इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचाने का कार्य कर्नाटक में हासन स्थित मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF ने 4 दिन में पूरा किया। तो यह याद रखने योग्य पॉइंट है। पूछा जाए कि ISRO का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक के हासन में। क्लियर।
भूस्थैतिक कक्षा में जुलाई 2011 में प्रक्षेपित GSAT-12 जिसका कार्यकाल 12 वर्ष का था, उसका स्थान कौन लेगा? जो हाल ही में CMS-101 लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? PSLV C50 के द्वारा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है, देश में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 21 दिसंबर 2020 को भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2014 के से 4 वर्षों में भारत में तेंदुओं की आबादी में 60% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। याद रखेंगे, रिपोर्ट में तेंदुओं की संख्या 2018 में 12,852 दर्ज की गई है, जो 4 वर्ष पूर्व 2014 में 7,910 थी। इस प्रकार 4 वर्षों में 60% से अधिक यानी 62.5% वृद्धि तेंदुओं की संख्या में देखी गई है। तो आपको याद रखना है 2018 में तेंदुओं का संख्या क्या है? 12,852। इससे पूर्व देश में 2018 में बाघों की संख्या के संबंध में गणना रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई 2019 को जारी की थी, जिसमें देश में बाघों की कुल संख्या 2,967 बताई गई थी, जो 2014 में 2,226 थी। तो यह डिटेल भी याद रखेंगे। 2019 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी, तो 2018 तक कितने कुल टाइगर थे, बाघ थे? 2,967। इस प्रकार 2014 से 2018 की अवधि में देश में बाघ की संख्या में 33% की वृद्धि दर्ज की गई थी। इस अवधि में तेंदुओं की संख्या में 62.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तेंदुओं की गणना देश में पहली बार 2014 में बाघ गणना के साथ ही कराई गई थी। तो सारी डिटेल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, इसमें दिया गया है कि किस स्टेट में कितनी तेंदुओं और बाघ की संख्या है। आप एक बार नज़र डाल सकते हैं। तो सर्वाधिक बाघ और तेंदुए पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, और दूसरे नंबर पर है कर्नाटक, जहां पर तेंदुए और बाघ सर्वाधिक पाए जाते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर स्टेट की जो पोजीशन है बदल जाती है। तेंदुए सर्वाधिक पाए जाते हैं तीसरे नंबर में महाराष्ट्र में, जबकि तीसरे नंबर पर बाघ पाए जाते हैं उत्तराखंड में। तो 3-3 याद रखिएगा, सफिशिएंट है। आप याद रखेंगे, गणना के अनुसार देश में सर्वाधिक तेंदुए मध्य प्रदेश में है 3,421। इसके बाद क्रमशः कर्नाटक और महाराष्ट्र का नंबर आता है। क्षेत्र की दृष्टि से अगर सर्वाधिक पूछे जाए, हालांकि इतना डीप नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं, क्षेत्र की दृष्टि सर्वाधिक 8,071 तेंदुए मध्य भारत और पूर्वी घाट, जिसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा व राजस्थान शामिल हैं, पाए जाते हैं। इसके पश्चात 3,387 तेंदुए पश्चिमी घाट, जिसमें आता है गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में, और 1,253 तेंदुए के साथ शिवालिक की पहाड़ियों व गंगा का मैदानी क्षेत्र का स्थान आता है। अगली अपडेट है, एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन। तीनों देश एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य में भारतीय मिशन इसी वर्ष खोले जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 दिसंबर 2020 को संपन्न बैठक में मंजूरी दी गई। आप एस्टोनिया, पराग्वे, डोमिनिकन गणराज्य की कैपिटल देख लीजिएगा। जीएस में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन देशों में भारतीय मिशनों की स्थापना से भारत के राजनयिक दायरे का विस्तार करने व राजनीतिक संबंधों को गहरा करने के साथ साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में वृद्धि में भी सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही याद रखेंगे, इस मामले में विदेश मंत्रालय की 30 दिसंबर 2020 की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन देशों में भारतीय मिशन वहां के भारतीय समुदाय व उनके हितों की रक्षा करने में बेहतर तरीके से सहयोग कर पाएंगे। अगली अपडेट देखने से पहले आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है जीएस और करंट अफेयर्स की। साथ में आपको इस सेशन का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो वहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, बिहार के राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया था आपको ज्ञात होगा, सिक्किम के पेलिंग में। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित राजगीर में एक कांच का पुल राजगीर ग्लास ब्रिज 5 पहाड़ियों के बीच बनाया गया है। 6 फुट की चौड़ाई वाला 85 फुट लंबा यह पुल पूरी तरीके से कांच व स्टील के फ्रेम से निर्मित है। आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई याद रखनी है। 6 फुट यह चौड़ा है और 85 फुट यह लंबा है।
5 पहाड़ियों के बीच 250 फुट की ऊंचाई पर यह पुल चीन के होंगजू प्रांत में बने कांच के पुल की तर्ज पर बनाया गया है। यह पुल इस क्षेत्र में पर्यटकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र होगा। पर्यटकों के लिए यह पुल 2021 में खोला जाएगा। बिहार के राजगीर में बनाया गया यह ग्लास ब्रिज भारत में शीशे का दूसरा पुल है। ऐसा पहला पुल सिक्किम के पेलिंग में पेलिंग स्काई वॉक नवंबर 2018 में पर्यटकों के लिए खोला गया था। तो पहला याद रखेंगे, पहला कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम के पेलिंग में, और दूसरा बिहार के राजगीर में। ठीक है। राजगीर पुल के पश्चात अब ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, जिसे जुलाई 2019 में ही बंद कर दिया जा चुका है, के निकट भी एक ग्लास ब्रिज निर्माण की परियोजना का काम चल रहा है। तो तीसरी परियोजना कहाँ चल रही है? ऋषिकेश में। आगे देखते हैं, देश की पहली चालक रहित मेट्रो। देश में पहली पूर्णतः स्वचालित चालक रहित मेट्रो रेल का दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर संचालन किया। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम और बोटेनिकल गार्डन नोएडा के बीच 37 किलोमीटर रूट मार्ग पर इसे चलाया जा रहा है। तो याद रखेंगे, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देश की पहली चालक रहित मेट्रो कहाँ चलाई गई है? दिल्ली एनसीआर रीजन में। कहाँ से कहाँ तक यह कनेक्ट करेगी? जनकपुरी पश्चिम को बोटेनिकल गार्डन नोएडा को। ठीक है। लक्षद्वीप पूर्णतः जैविकी कृषि वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश। तो पहला राज्य कौन था जो पूर्णतः जैविकी कृषि वाला राज्य हो गया था? आपको याद होगा, सिक्किम। केंद्र शासित क्षेत्र लक्षद्वीप को अपूर्णतः जैविकी ऑर्गेनिक खेती वाला 6 दिसंबर 2020 में घोषित किया गया। इस केंद्र शासित क्षेत्र में सभी कार्य सिंथेटिक उर्वरकों व कीटनाशकों के प्रयोग के बिना ही संपन्न किए जाते हैं। लक्षद्वीप से पूर्व सिक्किम को पूर्णतः जैविक खेती वाला देश का पहला राज्य जनवरी 2016 में घोषित किया गया था। तो इन सब डिटेल्स को याद रखेंगे, ईयर याद रखेंगे, कई बार स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाता है। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट, भारत का पहला फायर पार्क। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आम लोगों विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए 5 जनवरी 2021 को अपनी तरफ से पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया। तो उड़ीसा का पहला है, साथ ही भारत का पहला, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे। यह फायर पार्क भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर एकेडमी के परिसर के अंदर स्थित है। मुख्यमंत्री ने आभासी मंच पर ओडिशा अग्निशमन सेवा का एक गतिशील ऑनलाइन पोर्टल अग्निशमन सेवा भी लॉन्च किया है। ठीक है। इस फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी बचाव और आपदा प्रबंधन पर डेमो तथा अग्नि सुरक्षा जुड़ी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। तो याद रखना है, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ खोला गया है? उड़ीसा में। आगे देखते हैं, हिमालयन ट्रिलियम IUCN द्वारा संकटग्रस्त घोषित। दिसंबर 2020 में हिमालय में पाई जाने वाली एक आम जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा संकटग्रस्त इंडेंजर्ड घोषित किया गया। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिलियम गोवेनियम है। उच्च औषधि गुण के कारण इसे पेचिश, घाव, त्वचा के फोड़े, सूजन, सेप्सिस, साथ ही साथ मासिक धर्म, यौन विकारों जैसे रोगों को ठीक करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। यह 24,000 मीटर से 2,400 मीटर से 40,000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्र में उगती है। यह जड़ी बूटी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान में पाई जाती है। भारत में यह केवल हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और उत्तराखंड में पाई जाती है। तो एक बार ये जरूर डिटेल याद रखिएगा, कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है। समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्र में यह उगती है। ये स्टेटमेंट देके पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, स्कूल बैग नीति 2020। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2020 नई स्कूल बैग नीति 2020 जारी की गई। नई नीति में कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के वजन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे, बच्चों के शरीर से जो उनका बैग है वह 10% से अधिक भारी नहीं होगा। ठीक है। नीति के अनुसार दूसरी कक्षा तक के विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं दिया जाएगा। कक्षा 3 से 6 के लिए साप्ताहिक 2 घंटे तक का होमवर्क, कक्षा 6 से 8 तक के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का होमवर्क और कक्षा 9 से 12 के लिए अधिकतम 2 घंटे का होमवर्क शामिल है। तो इसको आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखेंगे।
बैग का वजन कितना रहेगा, जो छात्र है उसके वजन का 10%, ठीक है, उससे अधिक नहीं होगा। इसकी नियमित जांच और निगरानी की जाएगी। 5 फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23 दिसंबर 2020 को 4 मीडिया इकाइयों, फिल्म प्रभाग, फिल्म समारोह निदेशालय, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी के NFDC में विलय को मंजूरी प्रदान की। विलय को मंजूरी वाली संस्थाओं द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों को अब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ NFDC द्वारा किया जाएगा। बस इतना ही याद रखना है और ज़्यादा कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं, 2 नए चिड़ियाघर को केंद्र सरकार की मंजूरी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में 2 नए चिड़ियाघरों, बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर सफारी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद आशफाक उल्लाह खां उद्यान को मान्यता प्रदान की गई। दोनों याद रखेंगे, खासकर जिनका यूपी का एग्जाम है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो शहीद आशफाक उल्लाह खां उद्यान, इसको मान्यता मिली है, इसको जरूर याद रखेंगे। राजगीर चिड़ियाघर सफारी में विशेष रूप से केवल सफारी बाड़े हैं, जो पारंपरिक बाड़ों के विपरीत बंदी जानवरों के लिए एक बड़ा स्थान उपलब्ध कराता है। चिड़ियाघर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नालंदा के करीब स्थित है। शहीद आशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान की स्थापना के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 9 चिड़ियाघर हो गए हैं, तो याद रखेंगे, ये यूपी स्पेशल में पूछा जा सकता है। यह चिड़ियाघर गोरखपुर की आध्यात्मिक भूमि में स्थित है। चिड़ियाघर का उल्लेख प्राकृतिक दिखाने वाले बाड़ों के माध्यम से लोगों में जानवरों के प्रति जागरूकता पैदा करना है। पहली स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार लॉन्च। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड विनिर्माण सुविधा केंद्र में आयोजित एक समारोह के दौरान भारत की पहली चालक रहित मेट्रो कार का अनावरण किया। चालक रहित मेट्रो कार 6 कारों वाली मेट्रो ट्रेस सेट में 2280 यात्रियों को ले जाने की क्षमता के साथ स्टेनलेस स्टील बॉडी से बनी है। साथ ही आप याद रख सकते हैं, BEML बेंगलुरु विनिर्माण सुविधा केंद्र में मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन रीडेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के MRS-1 परियोजना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित ड्राइवरलेस 2024 तक 576 मेट्रो कार के निर्माण की योजना है। तो बस नंबर याद रखिएगा, 576 तक ड्राइवरलेस कार चालक मेट्रो कार बनाई जाएंगी। कितनी? 576। कब तक? 2024 तक, ठीक है। साथ में आप ये तो याद रखेंगे ही कि पहली जो स्वदेशी चालक रहित मेट्रो कार है वो कहाँ लॉन्च की गई है, कहाँ पर लॉन्च की गई? बेंगलुरु में। किसने इसको लॉन्च किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। आगे देखते हैं, संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक 2020। संघाई सहयोग संगठन SCO के शासनाध्यक्षों, हेड ऑफ गवर्नमेंट का 19वां नियमित शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में 30 नवंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। 2017 में संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पहली बार शिखर सम्मेलन स्तर की बैठक की भारत ने अध्यक्षता की है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बैठक को ऑनलाइन संबोधित किया। तो याद रखेंगे, अध्यक्षता किसने की? M वेंकैया नायडू ने, जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगला टॉपिक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम से संबंधित है। कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तो चुनाव हुए नहीं हैं, लास्ट मार्च और अप्रैल के बीच में है। तो जब अपडेट आ जाएंगी एग्जाम के पहले हम आपको इससे की जानकारी आपको दे देंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है भारत। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की समुद्री सुरक्षा समिति MSC ने अपने 102वें सत्र के दौरान इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS को हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNS के एक घटक के रूप में नवंबर 2020 में मान्यता दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी जितनी लाइन लिखी हैं इनको एज इट इज रट लीजिए। 102वां सत्र था, ठीक है, IMO का। और भारत के किस नेविगेशन सिस्टम को मान्यता दी गई है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को। आगे देखते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता मिलने के साथ स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली द्वारा अमेरिका, रूस, चीन
के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मोमेंट था, ठीक है, गौरवशाली मोमेंट था, इसलिए याद रखेंगे। अब बात करते हैं आईएमओ की। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो मुख्यतः शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने, जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उत्तरदायी है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के जल में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थिति सूचना सेवाएं प्रदान करने के लिए यह डिजाइन किया गया। IRNSS का उपयोग भारतीय समुद्री सीमा हिंद महासागर से लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में समुद्र के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए किया जाएगा। तो याद रखेंगे, IMO की मान्यता पाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश हो गया है। पहले नंबर पर अमेरिका, रूस और चीन है और चौथा हमारा प्यारा भारत है। आप देख सकते हैं विभिन्न देशों की नेविगेशन प्रणाली का नाम क्या क्या है। अमेरिका की नेविगेशन प्रणाली के नाम तो आप जानते हैं, GPS है। दूसरा रूस का ग्लोनास है, चीन का बायदू है, यूरोपीय संघ का गैलीलियो है, लेकिन इसे IMO की मान्यता नहीं प्राप्त है। और भारत का है IRNS, जिसे शॉर्ट में नाविक बोला जाता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन नैनीताल में उत्तराखंड वन विभाग में नवनिर्मित मॉस गार्डन को 21 नवंबर 2020 को लोगों के लिए खोल दिया गया। कुमाऊं के नैनीताल जिले में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित इस मॉस गार्डन का उद्घाटन वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह ने किया। तो जरूर याद रखेंगे, इसका उद्घाटन किसने किया है? राजेंद्र सिंह ने किया है, जो किस नाम से जाने जाते हैं? वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से। राज्य के वन विभाग ने मॉस प्रजातियों के अध्ययन हेतु इस गार्डन के निर्माण की अनुमति दी थी, जो पारिस्थितिकी तंत्र के उतार चढ़ाव का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। इकोलॉजिकल इंडिकेटर कहा जाता है मॉस को, आप इससे विदित होंगे। आगे देखते हैं, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा योजना के तहत खुरपा ताल के पास निर्मित मॉस गार्डन को जुलाई 2019 में स्वीकृत एक परियोजना के तहत विकसित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, मॉस क्या है? ये छोटे फूलों वाले पौधे होते हैं जो आमतौर पर नम और छायादार स्थानों में उगते हैं। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए क्या मॉस में फूल उगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फूल लगते हैं, ठीक है। ये मृदा गठन, जल प्रतिधारण, कटाव की जांच, पोषक तत्व सिंक के रूप में कार्य करने सहित पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बनाए रखने और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे बात करते हैं रेस 2020 सम्मेलन की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते उपयोग के परिप्रेक्ष्य में इस पर एक मेगा वर्चुअल शिखर सम्मेलन रेस रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की मेजबानी में 5 से 9 अक्टूबर 2020 को हुआ। तो आपको फुल फॉर्म याद रखना, रेस का क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एनवायरनमेंट। क्लियर? इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में भारत के विजन, उसके रोड मैप को उद्घाटित करना है। ऑनलाइन इस वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजकों की प्रशंसा की। उद्योग व्यापार जगत की वैश्विक हस्तियों, विशेषज्ञों व सरकारी प्रतिनिधियों की सहभागिता वाले अपनी तरह के इस पहले वैश्विक सम्मेलन का आयोजन मूलतः 11-12 अप्रैल 2020 को प्रस्तावित था, किंतु कोरोना संक्रमण के चलते इसे स्थगित कर दिया गया था तथा अब वर्चुअल मोड में ही 5 से 9 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया। ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा 27-28 अक्टूबर 2020 के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यूनेस्को के मानव और जैव मंडल कार्यक्रम MAV के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की बैठक में दुनिया के 25 स्थलों को यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। दुनिया के 25 स्थलों में शामिल मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को ने भारत के पन्ना टाइगर रिजर्व को रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया क्योंकि यह बाघों की आबादी को 10 वर्षों में 0 से कितना कर दिया था, 54 तक पहुंचाने में सफल रहा। बहुत बड़ी बात है, जहां पर एक भी बाघ नहीं थे और इन्होंने 10 वर्षों में 0 से 54 तक पहुंचाए। इसीलिए यूनेस्को ने पन्ना टाइगर रिजर्व को MAB कार्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है। पन्ना भारत का 12वां जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं
और यह 12वां ऐसा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे यूनेस्को ने MAV में शामिल किया है, मानव और जैवमंडल कार्यक्रम में शामिल किया है। ठीक है, तो कुल कितने हैं? कुल 18 हैं और यह 12वां है। ठीक है, जिसे शामिल किया गया है यूनेस्को के MAV कार्यक्रम में। पन्ना पार्क राष्ट्रीय उद्यान की शुरुआत वर्ष 1981 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में एक बाघ आरक्षित का दर्जा प्राप्त हुआ। वर्ष 2011 में केंद्र सरकार द्वारा इसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और अब 2020 में यह बन गया है यूनेस्को का MAV नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 12वां आरक्षित क्षेत्र। प्रधानमंत्री ने किया स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2020 को जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इनकी जयंती के शुभ अवसर पर स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। जैनाचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 191वीं जयंती के अवसर पर अष्टधातु से बनी 151 इंच ऊंची यह प्रतिमा राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित की गई है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 151 इंच। इसे कहां पर स्थापित किया गया है? राजस्थान में। क्लियर। भारतीय उपग्रह EOS-01 के साथ 9 विदेशी उपग्रहों का सफल परीक्षण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अपने एक नए रडार इमेजिंग उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-1 का प्रक्षेपण 7 नवंबर 2020 को सफलतापूर्वक किया गया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C49 के द्वारा किया गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद यान ने सभी उपग्रहों को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ठीक है, कक्ष लिखा है यहाँ पर, कक्षा होगा ऑर्बिट। इन 9 जो उपग्रह थे उसमें से कौन कौन से किस देश से थे? क्योंकि ये 9 जो थे वो विदेशी थे। तो लिथुआनिया का एक था, लक्समबर्ग के 4 थे, अमेरिका के 4 उपग्रह थे। ठीक है, 4 4 8 1 9 हो गए। ये सब विदेशी थे। साथ में भारत का RISAT-2BR-2 भी लॉन्च किया गया था। RISAT-2BR-2 उपग्रह का नाम बदलकर EOS-1 रख दिया गया है। इसमें लगा सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों के पार भी देख सकता है। यह उपग्रह सामरिक निगरानी के अलावा कृषि वानिकी, मिट्टी की नमी, भूविज्ञान, तटीय निगरानी और बाढ़ जैसी आपदाओं हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। यह इसरो का 51वां प्रक्षेपण अभियान था। अब तक इसरो ने कुल 328 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। तो ये मत याद रखिएगा क्योंकि ये लगातार नंबर्स बढ़ रहे हैं। लगभग 1 वर्ष के अंतराल के पश्चात भारत की धरती से इसरो का यह कोई उपग्रह प्रक्षेपण है। इससे पूर्व दिसंबर 2019 में PSLV C48 की उड़ान द्वारा RISAT-2BR-1 का तथा नवंबर 2019 में PCLV C47 द्वारा कार्टोसैट-3 का प्रक्षेपण इसरो ने किया था। आगे एक टेबल दी गई है, इसमें बताया गया है कि लिथुआनिया का कौन सा उपग्रह है। तो नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप याद रख सकते हैं। 3 देशों के उपग्रह इसरो ने लॉन्च किए, एक लिथुआनिया का, 4 लग्जमबर्ग की और 4 अमेरिका के। साथ में भारत का RISAT-2BR-1 जिसका नाम बदलकर रख दिया गया है EOS-1। क्लियर। 100% सौर ऊर्जा से संचालित पुदुचेरी देश का पहला हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला ऐसा हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो बस इतना ही याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आसन वेटलैंड उत्तराखंड और काबरताल झील बिहार रामसर साइट घोषित। उत्तराखंड के देहरादून स्थित देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को 16 अक्टूबर 2020 को रामसर कन्वेंशन साइट सूची में शामिल किया गया। रामसर साइट में शामिल होने वाला यह भारत का 38वां वेटलैंड ननभूमि क्षेत्र है। साथ ही यह उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बन गई है, याद रखेंगे। साथ ही आप यह भी याद रख सकते हैं कि यमुना नदी के तट पर स्थित आसन वेटलैंड 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। तो किस नदी के तट पर है? याद रखेंगे, आसन वेटलैंड यमुना नदी के तट पर है। यहाँ लगभग हर वर्ष सर्दी के मौसम में 10,000 से अधिक देश विदेशी पक्षी आते हैं। ठीक है। काबरताल झील कहाँ है? बिहार में है। 16 अक्टूबर 2020 को ही रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय स्थित काबरताल झील, जिसे कांवर झील भी कहा जाता है,
को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। तो आपने देखा आसन वेटलैंड है वो उत्तराखंड की पहली साइट है और काबरताल झील बिहार की पहली रामसर सूची में शामिल होने वाली साइट है। इसके साथ ही देश में कुल रामसर साइटों की संख्या 39 हो गई है, अब शायद 42 हो गई है, आप देख लीजिएगा। इस समय विश्व भर में रामसर श्रेणी की लगभग 2000 से अधिक झीलें शामिल हैं। रामसर ईरान का एक शहर है जहां 1971 में आर्द्रभूमि को बचाने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें कई देशों ने झीलों को बचाने का संकल्प लिया था, तभी इसे रामसर साइट कहा जाने लगा। ठीक है, तो केवल झीलें ही नहीं, जो भी वेटलैंड है, वेटलैंड क्या होते हैं, जो साल के अधिकतर समय में या विशेष किसी समय में जल से डूबे रहते हैं, जहाँ पर जलीय पौधे ज़्यादा उगते हैं, वो सब आर्द्रभूमि कहलाती हैं। और उनके बचाव के लिए 1971 में ईरान के रामसर में एक कन्वेंशन किया गया था, एक सम्मेलन किया गया था, जिसे कहा जाता है रामसर कन्वेंशन। क्लियर। इससे पूर्व 28 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने देश की 10 झीलों को रामसर साइट घोषित किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की 6, पंजाब की 3, महाराष्ट्र की 1 झील शामिल है। तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा आपने इसका घटनासार का, तो आप पाएंगे हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। खासकर उत्तर प्रदेश की जो 6 साइट्स हैं उनको जरूर देखेंगे। कांवरताल झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। यह 6311 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये फैक्ट नहीं है। लोनार की उल्का झील रामसर साइट घोषित। 15 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार क्षेत्र में स्थित उल्का झील को रामसर साइट घोषित किया गया, जो वेटलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय रामसर कन्वेंशन द्वारा दी गई संरक्षण की स्थिति है। यह राज्य का नंदूर पद्मेश्वर पक्षी अभ्यारण्य के बाद दूसरा रामसर साइट है। तो ये कई बार पूछा गया है, नंदूर पद्मेश्वर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसके बाद ये जो नई साइट बनी है लोनार की उल्का झील है, जिसे बुल्ढाना झील भी कहा जाता है, ये दूसरी साइट है। पहली साइट यही थी, नंदूर पद्मेश्वर पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है। दक्कन के पठार की ज्वालामुखी बेसार चट्टान में स्थित लोनार झील 35 से 50,000 वर्ष पूर्व उल्का के प्रभाव से बनी थी। झील में अत्यधिक खारा और क्षारीय है, जिसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे एनारोबे, साइनोबैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के जोगीघोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। तो पहले बात करते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं। ये ऐसे पार्क होते हैं जहाँ से आप किसी भी माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं, सड़क मार्ग से जा सकते हैं, आपको यहाँ से रेलवे की सुविधा मिल जाएगी और एयरवेज की सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह का होता है, इसमें सारे कनेक्ट होती है, इवन जल मार्ग की भी सुविधा प्राप्त होती है। तो जो भी आपका सड़क, हवाई, रेल और जल मार्ग, सभी प्रकार की सुविधा इस तरह के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में उपलब्ध होती है। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? असम के जोगीघोपा में। साथ में अगर प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखेंगे गुजरात में। ठीक है, ये नई अपडेट है। इसका विकास भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पार्क होगा। लॉजिस्टिक पार्क में कार्गो, वेयर हाउसिंग, रख रखाव संबंधित सेवाएं होगी। सभी मौसम में स्टोरेज की सुविधा होगी। तो आप ये तो समझ ही गए हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या होते हैं। ऐसे पार्क जहां पर आपको कनेक्टिविटी मिलती है, चाहे वो आपको हवाई माध्यम से जाना हो, सड़क माध्यम से जाना हो, या रेल मार्ग से या जल मार्ग से जाना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। केरल में देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क। केरल राज्य देश के पहले मेडिकल डिवाइस पार्कों में से एक का निर्माण करेगा, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट, R&D सपोर्ट, परीक्षण और मूल्यांकन जैसे चिकित्सा उपकरणों के उद्योग के लिए सेवाओं की पूरी श्रृंखला प्रदान करने के लिए उच्च जोखिम वाले चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो सिंपल है, मेडिकल इंडस्ट्री जुड़े हुए जितने भी मेडिकल डिवाइसेज हैं उनका निर्माण किया जाएगा केरल के इस मेडिकल डिवाइस पार्क में। ठीक है, और यह देश का पहला ऐसा राज्य है जो क्या कर रहा है, मेडिकल डिवाइस, मेडिकल टूल्स के उत्पादन के लिए एक पार्क चला रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री आप जानते हैं पिनराई विजयन हैं। इन्होंने 24 सितंबर 2020 को मेडिकल डिवाइस पार्क मेडस्पार्क की आधारशिला रखी। तो नाम भी याद रखिएगा,
प्रश्न डायरेक्ट आ सकता है कि मेड स्पार की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो आपको याद होना चाहिए केरल में। एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग का निर्माण शुरू। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 अक्टूबर 2020 को 14.15 किलोमीटर की जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पहला ब्लास्ट कार्य करके इसकी शुरुआत की। तो याद रखेंगे लंबाई कितनी है इस टनल की, जोजिला टनल की 14.15 किलोमीटर। ठीक है। श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर यह 14.5 किलोमीटर की सुरंग निर्माणाधीन है। सुरंग की कुल निर्माण लागत इंपॉर्टेंट नहीं है 6,808 करोड़ रुपए है। यह सुरंग के निर्माण के पश्चात श्रीनगर घाटी और लेह के बीच द्रास और कारगिल होते हुए सभी मौसम में उपयोगी संपर्क मार्ग मिलेगा। सुरंग बनने के बाद जोजिला दर्रे को पार करने में मात्र 15 मिनट लगेंगे, जबकि पहले 3 घंटे लगते थे। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर देश की सबसे लंबी सुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल 4 धाम यात्रा के प्रस्तावित ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट ने 8 अक्टूबर 2020 से विस्तार लेना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर रेल लाइन 17 सुरंगों से होकर गुजरेगी। कुल मिलाकर 104 किलोमीटर की दूरी ट्रेन को सुरंग में ही तय करनी होगी। यह देश की सबसे लंबी सुरंग होगी। तो सारी डिटेल याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कितने लंबी है रेल लाइन? 125 किलोमीटर लंबी। सुरंगें कितनी होंगी? 17 सुरंगें होंगी और 104 किलोमीटर की दूरी जो ट्रेन है वो सुरंग में ही तय करेगी। ऋषिकेश में हरिद्वार बाईपास मार्ग के किनारे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत नया योग नगरी रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। प्रश्न पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए योग नगरी रेलवे स्टेशन कहाँ बनकर तैयार हुआ है? ऋषिकेश में। ठीक है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत अब ऋषिकेश में कर्णप्रयाग तक रेलवे स्टेशनों की संख्या 13 होगी। देवप्रयाग से पौड़ी जिले में पड़ने वाले जनाश्रु स्टेशन पर 14.5 किलोमीटर लंबी डबल ट्यूब सुरंग बनाई जानी है। यह देश की सबसे लंबी सुरंग होगी। अब तक सबसे लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अटल टनल का उद्घाटन। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। 9.02 किलोमीटर लंबी टनल मनाली को पूरे वर्ष लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले यह घाटी हर साल 6 महीने के लिए भारी बर्फबारी के कारण अलग थलग रहती थी। तो लंबाई याद रखेंगे, अटल टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। ठीक है। इस परियोजना की घोषणा जून 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। इसीलिए इस टनल का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? अटल टनल रख दिया गया। 3200 करोड़ रुपए की लागत से सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यह दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। यह मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर और समय को 4 से 5 घंटे तक कम करेगी। यह टनल औसत समुद्र से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अति आधुनिक सुविधाओं के साथ बनाई गई है। आगे बात करते हैं रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अक्टूबर 2020 को गुजरात में रोपैक्स फेरी सेवा का ऑनलाइन माध्यम से शुभारंभ किया। इस फेरी सेवा के द्वारा लोग समुद्र मार्ग का प्रयोग कर सकेंगे। यह फेरी सौराष्ट्र में भावनगर के घोघा शहर से सूरत के हजीरा शहर तक चलेगी। तो आपको याद रखना है जो आपकी रोपैक्स फेरी सेवा है किससे कनेक्ट करेगी? भावनगर को कनेक्ट करेगी हजीरा शहर से। ठीक है। सड़क मार्ग के दोनों शहरों के बीच दूरी 375 किलोमीटर है, जो समुद्र मार्ग से मात्र 90 किलोमीटर रह गई है। देश की पहली सी प्लेन सेवा का शुभारंभ। देश की पहली सी प्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से नर्मदा जिले में केवड़िया स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी के बीच 31 अक्टूबर 2020 सरदार वल्लभ भाई के जन्मदिन, जिसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसको शुरू किया गया। ठीक है। देश की पहली सी प्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट द्वारा किया गया है। ये भी याद रखेंगे। उड़ान योजना के तहत आधे घंटे की इस उड़ान के लिए लगभग 1500 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद नहीं रखना है। अगला टॉपिक देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन। भारत की पहली अपनी तरह की सौर ऊर्जा संचालित छोटी ट्रेन का उद्घाटन 2 नवंबर 2020 को
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के राज्य के वेल्यू टूरिस्ट विलेज में किया। तो उद्घाटन कहाँ किया गया है? केरल में, वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया है, पिनराई विजयन ने। ठीक है, ये क्या है? सौर ऊर्जा संचालित होने वाली छोटी ट्रेन है और भारत की ऐसी ट्रेन पहली है, ये याद रखेंगे। 3 डिब्बों वाली यह रेलगाड़ी एक बार में 45 यात्रियों के साथ 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन एक सुरंग, स्टेशन और एक टिकट कार्यालय सहित पूरी तरह से रेल प्रणाली की सभी विशेषताओं से सुसज्जित है। इसके साथ ही हमें याद रखना है, भारतीय रेलवे ने 14 जुलाई 2017 को दिल्ली के सफदरगंज रेलवे स्टेशन से अपनी पहली सौर ऊर्जा संचालित डेमू डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन दिल्ली के सराय रोहिल्ला से हरियाणा के फारूक नगर तक चलाई थी। तो यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इस फैक्ट को याद रखेंगे। आगे बात करते हैं देश के पहले टायर पार्क की, जिसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल में की गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत के पहले टायर पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई। इस पार्क में जो सारी कलाकृतियां हैं वो सब किससे बनेंगी? टायर के स्क्रैप से, यानी जो टायर खराब हो चुके हैं उनके पुर्जों से बनाई जाएंगी सारी कलाकृतियां। यह टायर पार्क का शुभारंभ पश्चिम बंगाल परिवहन निगम करेगा। यह पार्क एक्सप्लेनेड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसमें एक छोटा कैफे होगा जहां लोग बैठकर टायर से बने शिल्प कौशल का आनंद ले सकेंगे। भारत का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार उत्तराखंड के चंडी घाट में अपनी तरह के पहले गंगा अवलोकन नामक संग्रहालय का उद्घाटन किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए एक पुस्तक रोइंग डाउन द गंगा तथा एक नए लोगो का भी विमोचन किया। गंगा अवलोकन संग्रहालय तीर्थ यात्रियों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। यह गंगा से जुड़ी विरासत को समझने में हमारी मदद करेगा। इस संग्रहालय की स्थापना से गंगा नदी की जैव विविधता संस्कृति को समझने में सहयोग भी मिलेगा। तो आप याद रखेंगे कहाँ शुरू किया गया है पहला अवलोकन संग्रहालय भारत का, गंगा अवलोकन संग्रहालय। यह शुरू किया गया है हरिद्वार में, जो कहाँ है? उत्तराखंड में है। घाट का नाम याद रखेंगे, चंडी घाट। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आगे देखते हैं, सिक्किम की मिर्ची को जीआई टैग। सिक्किम में उगाई जाने वाली दुनिया की सबसे तीखी मिर्च में से एक है डल्ले खुर्सानी, अर्थात लाल चेरी मिर्च। लाल चेरी इसलिए कहते हैं, छोटी सी होती है चेरी के समान, ठीक है, गोल आकार की होती है। इसे जीआई टैग दिया गया 3 अक्टूबर 2020 को। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित जीआई जर्नल के अंक में यह जानकारी दी गई। रेड चेरी पेपर, शिमला मिर्च, वार्षिक वार्स सेरेफिरफॉर्म, जिसे स्थानीय रूप से सिक्किम में डल्ले खुर्सानी के नाम से जाना जाता है, को अपने अनोखे स्वाद व उच्च तीखेपन के लिए जाना जाता है। चेरी के आकार की लाल मिर्च को विभिन्न रूपों में खाया जाता है, जिससे सबसे ज़्यादा से बनती है मोमोज की जो सॉस होती है, जो चटनी होती है, उस रूप में, ठीक है। इसे औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। 100 ग्राम डल्ले खुर्सानी में 240 मिलीग्राम विटामिन सी, एक नारंगी से 5 गुना अधिक विटामिन ए, 1100 IU और विटामिन ई का 0.7 मिलीग्राम होता है। तो इतनी डिटेल्स मत याद रखिएगा, बेकार है। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि जो मिर्च का हीट होती है, जो तीखापन होता है, उसे किससे नापा जाता है? स्कोविल हीट यूनिट से, ठीक है। और इस मिर्च का जो स्कोविल हीट यूनिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? आप देख सकते हैं 1 लाख से 3,50,000 तक। बस इतना याद रख सकते हैं, यह एक पैमाना है स्कोविल जो हीट मापता है, किसी भी मिर्च की तीखेपन को मापता है। बाकी आप याद रखेंगे, सिक्किम की डल्ले खुर्सानी, जिसे लाल चेरी मिर्च भी कहा जाता है, इसे जीआई टैग दिया गया है। सिक्किम के लिए जीआई टैग अर्जित करने वाला यह तीसरा उत्पाद है। इससे पहले सिक्किम को बड़ी इलायची, दार्जिलिंग चाय के लिए जीआई टैग मिल चुका है। गुजरात में स्थापित होंगे देश के पहले 2 जैविक मसाला बीज पार्क। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने नाबार्ड समर्थित ऑर्गेनिक मसालों के बीज पार्क के लिए 2 किसान उत्पादन संगठनों FPOs को स्वीकृति पत्र जारी किया। 5 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंडाला ने इन पार्कों के स्थापना हेतु अनुदान सहायता प्रदान करने की घोषणा की। प्रत्येक पार्क के लिए 23 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया गया। तो ये बिल्कुल याद ही रखना कितना सहायता अनुदान प्रदान किया गया है। बस आपको याद रखना है 2 जैविक मसाला बीज पार्क खोले जा रहे हैं गुजरात में। ये 2 जैविक मसाला बीज पार्क भारत और विदेशी दोनों में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सौंफ और जीरा के लिए क्रमशः बनासकांठा और पाटन जिलों में बीज पार्क स्थापित की जाएंगे। तो गुजरात के बनासकांठा में
स्थापित किया जाएगा सौंफ का जैविक मसाला बीज पार्क, और पाटन जिले में स्थापित किया जाएगा जीरा का जैविक मसाला बीज पार्क। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता गलाने की परियोजना जिंक स्मेल्टिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है गुजरात में। गुजरात सरकार ने 14 अक्टूबर 2020 को गुजरात के तापी के दोसवाड़ा में दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो कहाँ कर इसको स्थापित किया जाएगा? गुजरात के तापी के दोसवाड़ा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टिंग प्रोजेक्ट है। HZL दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में 300 किलो टन प्रति वर्ष ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए रुपये 10,000 करोड़ तक का निवेश करेगा। दक्षिण गुजरात के औद्योगिक क्षेत्र में यह परियोजना घरेलू और निर्यात के माध्यम से वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी। सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र में पूरी तरह डिजिटल होने वाला केरल पहला राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सरकारी स्कूल होते हैं, जो पब्लिक एजुकेशन है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला केरल पहला राज्य है। तो केरल ऐसे कई कार्य कर रहा है जिसमें शिक्षा को आगे बढ़ा रहा है, शिक्षा को डिजिटलाइज कर रहा है। तो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 12 अक्टूबर 2020 को यह घोषणा की कि केरल अपने सभी पब्लिक स्कूलों में यानी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम और हाईटेक लैब देश का पहला राज्य बन गया। तो जो सरकार की योजना है ना, स्कूल बैग नीति, उसको इसी तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है। सभी राज्यों को कोशिश करनी चाहिए कि डिजिटल शिक्षा की तरफ मूव कर जाएं। साथ में होमवर्क से अच्छा इन्हीं डिजिटल माध्यमों से बच्चों को पिक्चर्स के द्वारा सिखाया जाए। तो जो 10% शरीर के वजन से स्कूल का बैग का वजन होना चाहिए, वह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है आसानी से। फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं, उच्च तकनीक वाली कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के साथ केरल राज्य के सभी पब्लिक स्कूल स्मार्ट हो गए हैं। तो आपको याद रखना है, सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्र को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला केरल देश का पहला राज्य है। आगे देखते हैं, गुजरात की 3 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर 2020 के आभासी माध्यम से गुजरात में 3 प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया था, जो इस प्रकार हैं। पहली योजना थी किसान सूर्योदय योजना। किसान सूर्योदय योजना एक कृषि योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई हेतु सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक यानी कुल 16 घंटे तक इस बिजली की आपूर्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, राज्य सरकार ने वर्ष 2023 तक इस योजना के तहत ट्रांसमिशन बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए रुपये 3500 करोड़ का बजट आवंटित किया है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, जीएस पर्पज से भी ये सवाल पूछा जा सकता है। अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में बाल चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन किया गया और टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा सिविल अस्पताल है, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। यहाँ पर क्या शुरू किया गया है? बाल चिकित्सा अस्पताल। ठीक है, यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशियलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन गया है। कौन बन गया है? आपको मैंने अभी बताया, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। यह देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशियलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान बन गया है। दुनिया की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना, प्रधानमंत्री ने गुजरात के गिरनार में 2.3 किलोमीटर लंबे गिरनार पहाड़ी रोपवे का उद्घाटन किया। इस रोपवे की लंबाई आप याद रखिएगा कितनी है, 2.3 किलोमीटर। ठीक है, बाकी सब बेकार है कि इसमें कितने केबिन है, कितने लोग बैठ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप याद रखेंगे इसका नाम क्या है, गिरनार पहाड़ी रोपवे। ठीक है, लंबाई 2.3 किलोमीटर। भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। 2+2 क्या होता है? 2 देशों के बीच ये मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। इसमें 2 मंत्री शामिल होते हैं, एक आपके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। भारत व अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता भारत की मेजबानी में 26-27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। तत्कालीन अमेरिका के विदेश मंत्री माइकल आर पोम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर ने वार्ता में हिस्सा लिया, लेकिन अब तो सरकार वहाँ पे बदल चुकी है। नए वित्त मंत्री, नए विदेश मंत्री, नए डिफेंस मंत्री हो गए हैं। ठीक है, इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किया।
अमेरिका के साथ भारत की तीसरी 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता थी। ऐसी पहली वार्ता 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में, दूसरी वार्ता 18 दिसंबर 2019 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में संपन्न हुई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सहयोग के प्रमुख बिंदुओं पर व्यापक चर्चा 27 अक्टूबर को हैदराबाद हाउस में संपन्न 2+2 वार्ता में हुई। आगे देखते हैं, रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग में भारी वृद्धि हाल के वर्षों में हुई तथा रक्षा नवाचार क्षेत्र डिफेंस इनोवेशन फील्ड द्विपक्षीय वार्ताओं का प्रमुख विषय इस दौरान बना रहा। रक्षा क्षेत्र में सहयोग संवर्धन हेतु दोनों देशों के रक्षा विभागों द्वारा एक ऐतिहासिक बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसे बेका बोलते हैं, इसको संपन्न किया गया। इसके तहत सामरिक डाटा का आदान प्रदान करने को सहमत हुए हैं दोनों देश। 2016 में लिमोया लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट और 2018 में आपको याद होगा कॉमकासा किया गया था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट के बाद अब ये तीसरा है जिसको नाम है बेका। ठीक है, बेका अभी हमने पढ़ा बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, जिसके अंतर्गत डेटा का एक्सचेंज किया जाएगा। इस समझौते के बाद भारत अमेरिका से ऐसी सैन्य तकनीकों और सूचनाओं को प्राप्त कर सकेगा जिसके लिए वह चुने गए देशों को अमेरिका प्रदान करता है। आगे देखते हैं, हरियाणा स्थित नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी के वैश्विक केंद्र ग्लोबल सेंटर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन में अवधि में वृद्धि। दोनों देशों के डॉक ऑपरेटर इंडिया पोस्ट व यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस के बीच कस्टम डाटा के आदान प्रदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हेतु प्रावधान किए गए। इसके साथ ही आयुर्वेद व कैंसर अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत के आयुर्वेद मंत्रालय व अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग के बीच सहयोग हेतु आशय पत्र जारी किया गया। 2+2 वार्ता के पश्चात जारी संयुक्त वक्तव्य में सहमति के बिंदुओं को विस्तृत उल्लेख के साथ हो ऐसी अगली वार्ता 2021 में अमेरिका की मेजबानी में होने की बात कही गई। तो जो पहली 2+2 वार्ता थी वह भारत में हुई थी, दूसरी वाली हमने बात करी कहाँ हुई थी, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 2019 में। जो तीसरी वार्ता हुई वह पुनः भारत में हुई और जो आगामी 2021 में होनी है वो कहाँ होगी, अमेरिका में होगी। क्लियर। आगे देखते हैं, भारत डेनमार्क आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मैट फ्रेडरिक्सन ने 28 सितंबर 2020 को भारत और डेनमार्क के बीच हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री फेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर उत्साहपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचारों का आदान प्रदान किया गया। वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच स्थायी अर्थव्यवस्थाओं और समाज में प्रगति के लिए समान हितों पर सहमति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, हरित परिवर्तन सहित कोविड-19 महामारी से निपटने जैसे वैश्विक मामलों पर विचार विमर्श किया गया। तो जितने भी आप देखेंगे देशों के साथ वार्ता हुई है, कोविड-19 महामारी से निपटने के जो मसले हैं उस पर सभी में वार्ता की गई है। ठीक है, क्योंकि इस समय का सबसे हॉट टॉपिक यही है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत डेनमार्क संबंधों को हरित राजनीति के रूप में आगे बढ़ाने पर अपनी सहमति जताई है। ठीक है, हरित रणनीतिक साझेदारी, ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDG के एक महत्वाकांक्षी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राजनीतिक सहयोग को आगे बढ़ाने, आर्थिक संबंधों और हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ का विस्तार करने, रोजगार सृजन और वैश्विक चुनौतियों एवं अवसरों के समाधान में सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौता है। इसके साथ आप याद रखेंगे, स्मार्ट शहरों सहित सतत शहरी विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने में सहमति दोनों नेताओं ने वार्ता में व्यक्त की। इसी संदर्भ में उदयपुर व आरहुस, उदयपुर भारत का, आरहुस कहाँ का आप रखेंगे याद, डेनमार्क का, तुमकुरू भारत का और आलबोर्ग कहाँ का, डेनमार्क का, इनके बीच सिटी टू सिटी, शहर टू शहर सहयोग को मजबूत करने के दोनों पक्ष सहमत हुए हैं। किसी क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए दोनों प्रधानमंत्रियों के खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में व्यवसायों और अनुसंधानों संस्थानों के बीच गहरे निकट सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आप जरूर याद रखिएगा, उदयपुर और आरहुस, तुमकुरू और आलबोर्ग। ठीक है, इसके बीच क्या किया जाएगा, दोनों देशों के बीच एक मजबूत सहयोग दिया जाएगा ताकि
जो स्मार्ट शहरों संबंधित सतत शहरी विकास से संबंधित जो लक्ष्य है उनकी पूर्ति की जा सके। तो उदयपुर व आरहूस, तुमकुरू और आलबोर्ग। आगे देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 26 सितंबर 2020 को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और पारस्परिक क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका की यात्रा के दौरान मई 2017 में घोषित वहां के वन क्षेत्रों में 10,000 रिहायशी मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए मिलकर काम किया जाएगा, ऐसा आश्वासन प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया। प्रश्न आ जाए कि कहां पर किस देश में 10,000 रिहायशी मकान बनाए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा, तो याद रखेंगे श्रीलंका में। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, द्विपक्षीय समझौतों और समझौता ज्ञापनों के अनुसार निकट परामर्श के जरिए बंदरगाह और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों सहित बुनियादी ढांचे कनेक्टिविटी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करना है। भारत ने $10 करोड़ की क्रेडिट लाइन के तहत विशेष रूप से सौर परियोजनाओं पर जोर देते हुए नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। याद रखेंगे। आगे देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-2021। अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसने जारी किया, याद रखेंगे। हो सकता है विकल्प दे दिया नीति आयोग, लेकिन आपको याद रखना है यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। यह सूचकांक अप्रैल 2020 से जून 2020 तक के आंकड़ों पर आधारित है। इस सूची में देश के 29 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा यूनिसेफ की एक पहल के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत AMB के तहत जारी किया गया। तो आप याद रखना कौन कौन शामिल है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, साथ में यूनिसेफ। इस सूचकांक में 30 स्थान किसने पाया है, हरियाणा ने। दूसरे स्थान पर इसमें कौन है, पश्चिम बंगाल है। और फिर तीसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। और अगर निम्नतम स्थान देखें तो निम्न या शून्य स्कोर प्राप्त हुआ है किन राज्यों को, त्रिपुरा को, मिजोरम को और गोवा अरुणाचल प्रदेश को, जिसमें त्रिपुरा को मिला है सबसे अंतिम स्थान। भारत का जो रैंकिंग है वो कितनी है, 22वीं है और स्कोर भी ऑलमोस्ट 0 है। कितना है, 0.2। जबकि हरियाणा जिसने टॉप किया उसका स्कोर कितना है, 41.3। ठीक है। आगे देखते हैं, देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना। 6 नवंबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरह की देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना फर्स्ट सोलर बेस्ड इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले के 39 जनगणना गांवों को पीने का पानी प्रदान करेगी। इस परियोजना को 3 कार्यक्रमों में पीने के पानी, हरित ऊर्जा, पर्यटन की एकीकृत परियोजना के रूप में डिजाइन किया गया है। तो आपको याद रखना है ये देश में अपनी तरह की पहली सौर आधारित इंटीग्रेटेड बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है, जिसका उद्घाटन किसने किया, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखते हैं, भारत के 8 सागरों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल प्रदान किया गया है। अक्टूबर 2020 में पहली बार भारत के 8 सागर तटों को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया। इन समुद्री तटों का चुनाव प्रख्यात पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों से बना एक स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया गया था। ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए चुने गए 8 समुद्री तट इस प्रकार हैं: गुजरात का शिवराजपुर तट, दमन द्वीप का घोघला तट, कर्नाटक का कसारगोड बीच, साथ में कर्नाटक का पदुबिद्री बीच, केरल का कप्पन बीच, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा बीच, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार का राधानगर बीच। तो सारे बीचेस को आप याद रखेंगे, कुल 8 हैं। अब ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण क्या होता है? ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मान्यता प्राप्त इको लेवल है। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो उन बीचेस को यह सर्टिफिकेट दिया जाता है जो बीच साफ सुथरे होते हैं, जहाँ पर प्लास्टिक नहीं होता है। साथ में कूड़े के निपटान के लिए एक विशेष प्रक्रिया होती है। साथ में जो घूमने लोग आते हैं वो अपने साथ पालतू पशु नहीं लाते हैं। ठीक है, यानी पूरी तरीके से बीच साफ होगा तभी मिलेगा।
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट, और किसके द्वारा यह दिया जाता है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा। भारत के कुल 8 तटों को यह ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सागर तट विश्व के सबसे स्वच्छ सागर तट माने जाते हैं। आगे देखते हैं, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 सितंबर 2020 को हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना, मानेसर, खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया। यह रेल लाइन पलवल से शुरू होकर वर्तमान हरसाना काला स्टेशन दिल्ली अंबाला खंड पर समाप्त होगी। यह परियोजना मौजूदा पाथली स्टेशन, सुल्तानपुर स्टेशन और असौद स्टेशन के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बिल संसद से पास। मानसून सत्र के तीसरे दिन 16 सितंबर 2020 को राज्यसभा से आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित हो गया। इससे पूर्व यह विधेयक 19 मार्च 2020 को लोकसभा से पास हुआ था। इस विधेयक के माध्यम से जामनगर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। तो पहले तो आप याद रखेंगे, आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर, इसको क्या दिया जाएगा? राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। ठीक है, साथ ही याद रखेंगे, इस विधेयक से जामनगर स्थित गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद, गुलाब कुबरवा आयुर्वेद विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फार्मास्यूटिकल साइंसेस का विलय प्रस्ताव है। ठीक है, इनका विलय किया जाएगा। राज्यसभा में आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थान अनुसंधान विधेयक पर चर्चा में सांसदों ने गिलोय से लेकर अश्वगंधा के गुणों और कोरोना काल में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी तक के फायदे गिनाए। आगे देखते हैं, साक्षरता पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 7 सितंबर 2020 को साक्षरता पर जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता के मामले में देश में जहां एक बार फिर केरल शीर्ष पर है, वहीं आंध्र प्रदेश सबसे निचले स्थान पर है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, दिल्ली 88.7% साक्षरता के साथ दूसरे स्थान पर है। दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में नई दिल्ली जिला सबसे आगे है। नई दिल्ली जिला में जहां शिक्षा का स्तर 89.38% है, वहीं दक्षिणी पश्चिमी जिला में आंकड़ा 88.81 है। तो पूर्वी जिला में यह 88.75 है। ठीक है, केरल में साक्षरता की दर 96.2%, जबकि आंध्र प्रदेश जिसको सबसे निम्न स्थान मिला है 86.4% है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चरण के तहत जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच पारिवारिक सामाजिक उपभोग भारत में शिक्षा पर आधारित इस रिपोर्ट में 7 साल या उससे अधिक आयु के बीच के साक्षरता दर की राज्यवार जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं, साक्षरता के मामले में पहाड़ी राज्य भी आगे रहे हैं। उत्तराखंड 87.6% के साथ तीसरे, हिमाचल प्रदेश 86.6% के साथ चौथे और असम 85.9% के साथ 5वें स्थान पर है। तो शीर्ष पर केरल है, फिर दिल्ली है, फिर आपका उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश, असम है। तो इस टेबल में आप राज्यवार स्थिति देख सकते हैं। साक्षरता प्रतिशत भी दिया हुआ है, केरल, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम। और साक्षरता में पिछड़े जो राज्य हैं उनकी स्थिति दे सकते हैं। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, पिछड़ों में हमारा यूपी और फिर है बिहार। तो सबसे खराब स्थिति किसकी है? आंध्र प्रदेश की है, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर बिहार, फिर यूपी, फिर मध्य प्रदेश। तो यूपी की रैंकिंग देखें, नीचे से कौन से स्थान पर है? 5th नंबर पर। ठीक है, कितना है यहाँ पर? 73% यहाँ पर साक्षरता है। आगे देखते हैं, 4% ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर। रिपोर्ट में कहा गया कि 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर की सुविधा है। तो ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट एज इट इज, ग्रामीण परिवारों के पास कितने ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिनके पास क्या है? कंप्यूटर है। तो आप याद रखेंगे 4%। और शहर में यह रेशियो कितना है? 23%। ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 29 साल तक की उम्र के लगभग 24%, जबकि शहरी इलाकों के 56% लोगों के पास कंप्यूटर है और वे कंप्यूटर चला सकते हैं। आगे देखते हैं, 43 एक्ट पर प्रतिबंध के बाद भारत में कुल
267 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लग गया है। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय भारत सरकार ने नवंबर 2020 में सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 69A के तहत एक बार फिर 43 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। तो कितनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया ये याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कौन सा मंत्रालय प्रतिबंध लगाता है। तो मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय, ठीक है। धारा कौन सी है? सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 69A। आगे देखते हैं जो इस वीडियो का अंतिम टॉपिक है। दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शामिल भारतीय विश्वविद्यालय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 25 फरवरी 2021 को जारी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में सब्जेक्ट रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों की सूची इस प्रकार है। तो कुल भारत के 15 इंस्टीट्यूट या विश्वविद्यालय शामिल किए गए हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। इसमें देखते हैं कौन कौन से शामिल हैं। तो इसमें जो ये रैंकिंग दी गई है ये विश्व स्तर पर दी गई है। आईआईटी मद्रास को 30वीं रैंक मिली है और ये विषय दिए हैं किस विषय में, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विषय मत याद रखिएगा, बस आप टॉप 3 याद रखिएगा। आईआईटी मद्रास, ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप है भारत में और वैश्विक रैंकिंग 30 है। दूसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे है और तीसरे नंबर पर आईआईटी खड़गपुर है, ठीक है। इसमें आपका दिल्ली विश्वविद्यालय, आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, जेएनयू, अन्ना यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली, ये सब शामिल है। आईआईटी दिल्ली की कई सारे सब्जेक्ट के लिए इसको नामित किया गया है, याद रखेंगे। साथ ही आपको जानकारी दे दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमने आपको पहले भी बताया है कि टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है, जीएस और करंट अफेयर्स की, साथ में एग्जाम रिलेटेड अपडेट मिलती है। इसके साथ ही जो भी करंट न्यूज़ होती है वो भी आपको वहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। और जो यूपीपीसीएस 2021 का प्री का टेस्ट निःशुल्क कराया जा रहा है इस चैनल का, इस चैनल के माध्यम से, उसका पीडीएफ भी आपको वहीं पर उपलब्ध होगा। तो चलिए, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।